गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, एंजाइम कार्य कैसे करते हैं। हमने देखा है कि एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो पुनः एंजाइम व प्रोडक्ट में बदल जाता है। इस तरह से एंजाइम क्रिया करते हैं। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसे वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उनकी गति होती है, वो बढ़ाने का कार्य करते हैं एंजाइम। कैसे करते हैं? ये जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे उस क्रिया की जो गति है, स्पीड है, वो बढ़ जाती है। तो इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहला कारक ही है इसके अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो आधार पदार्थ है, सबस्ट्रेट है, उसकी सांद्रता कितनी होती है। यदि इसको हम ग्राफ से डिनोट करें तो इस तरह से ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ती जाती है, एंजाइम एक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद में उसमें सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इधर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और यहाँ है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या इसको हम V से, इसकी वेलोसिटी से भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय के बाद में उसमें सैचुरेशन आ जाता है और वो स्थिर हो जाती है। इसको बोलते हैं V मैक्सिमम। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो अपने मैक्सिमम स्तर तक पहुँच चुकी है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में यदि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं तो भी एंजाइम एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जितना एंजाइम की जो कैपेसिटी है, एक्टिविटी है, जिसे हम देखा था कि इसके टर्नओवर नंबर होते हैं, ठीक है, एंजाइम की जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, उसे टर्नओवर नंबर हमने पढ़ा है। तो एक एंजाइम जितने सबस्ट्रेट के साथ में जुड़कर काम कर सकता है पर सेकेंड, उतने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है उसके लिए, इसलिए अब उसमें क्या होता है, सैचुरेशन आ जाता है। उसके बाद में यदि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं तो भी उसकी एक्टिविटी या उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कारक में है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है उसकी एंजाइम की खुद की एक्टिविटी या उसके टर्नओवर नंबर पर भी, ठीक है। टर्नओवर नंबर की कोई भी एक एंजाइम है वो पर सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वो उसका टर्नओवर नंबर है। जो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी एंजाइम की 100 भी हो सकती है, किसी एंजाइम के लिए ये 5 लाख तक भी हो सकती है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है उसे कि कंसंट्रेशन कितनी चाहिए। और एक समय के बाद में जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो भी उसकी वेलोसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए, यदि रिएक्शन में सबस्ट्रेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो उसके बाद में एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ती जाती है और इसका एक लीनियर ग्राफ है वो बनता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन यदि हम बढ़ाते हैं, कब? जब सबस्ट्रेट या क्रियाधर की जो कंसंट्रेशन है वो पर्याप्त मात्रा में है या अधिक मात्रा में उपलब्ध है, उस समय यदि हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके लिए जो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल एक्टिव साइट्स होती है
वो बढ़ जाती है, ज़्यादा ES कॉम्प्लेक्स बनेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट है उनका निर्माण होता है। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होता है। लेकिन यदि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर या तापमान। देखिए हमने पढ़ा है कि जो एंजाइम्स है वो मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो एंजाइम्स है मुख्यतः ग्लोबुलर या 3 डायमेंशनल शेप में रहते हैं, ग्लोबुलर संरचना में पाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो या एंजाइम्स है वो एक फिक्स तापमान पर ही ज़्यादातर कार्य करते हैं। इनका जो एक्टिविटी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है एंजाइम वो मुख्यतः 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक ये अपनी अधिकतम एक्टिविटी को शो करते हैं। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस समय एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो प्रभावित होती है। यदि टेम्परेचर कम है तो भी उसकी एक्टिविटी प्रभावित होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो प्रोटीन होते हैं वो एग्लूटिनेट हो जाते हैं, उनकी जो 3 डायमेंशनल संरचना होती है वो बदल जाती है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है तो ये इधर वेलोसिटी है। तो इसकी जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, कहाँ पर, लगभग ये 35 डिग्री सेल्सियस है, उस पर इसकी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए टेम्परेचर में क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। टेम्परेचर में क्या है, हीट एनर्जी होती है, और जैसे ही किसी रिएक्शन को एनर्जी मिलती है तो वो रिएक्शन की वेलोसिटी वैसे ही बढ़ जाती है। लेकिन एक टेम्परेचर के बाद में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी संरचना डिसरप्ट हो जाती है, टूट जाती है। इस कारण फिर वापस क्या है, एक्टिविटी कम हो जाती है उससे ज़्यादा। 35 डिग्री से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर को, तो जो प्रोटीन्स होती है इनकी संरचना ही टूट जाती है, उसके बाद में इनकी एक्टिविटी नहीं होती है। तो इनका जो अनुकूलतम तापमान है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होने पर एंजाइम एक्टिविटी है, क्रियाविधि है, वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो तापमान एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीएच वैल्यू। देखिए पीएच वैल्यू क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो उसकी पीएच वैल्यू होती है। और इसके जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है पीएच की वैल्यू। तो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। कुछ एंजाइम हैं जो लो पीएच पर काम करते हैं, कुछ एंजाइम हैं जो हाई पीएच पर कार्य करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो लगभग 4 से लेके 9 pH की वैल्यू तक कार्य करते हैं। लो pH पे जैसे हम बात करते हैं जो स्टोमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन है, तो ये 2 pH पे कार्य करता है, ठीक है। या जो अपने सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम, तो उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो 4 pH पे कार्य करते हैं, जो लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कम पीएच पर कार्य करते हैं। बाकी सेल के जो अपना साइटोप्लाज्म है उसकी जो पीएच होती है वो लगभग 7 pH के आसपास होती है। इस वजह से ज़्यादातर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो 7 pH या न्यूट्रल पीएच पर ही अधिकतम होती है। देखिए पीएच की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से एंजाइम एक्टिविटी कैसे प्रभावित होती है, कि एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ में मिलकर ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है या तो वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में, या कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो इस वजह से जो पीएच की वैल्यू चेंज होती है तो इनमें जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है वो नहीं बन पाते हैं और ईएस कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनेगा और एंजाइम एक्टिविटी है वो प्रभावित होगी पीएच की वैल्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनहिबिटर्स। देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का कार्य करते हैं, उसको रोकने का कार्य करते हैं, संदमित करते हैं, उन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं।
ये जो इनहिबिटर्स है फिर पुनः दो टाइप के हो सकते हैं, एक है कॉम्पिटिटिव या स्पर्धी, जो कंपटीशन करते हैं किसी के साथ में। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये compete करते हैं, स्पर्धा करते हैं किसके साथ में, इनकी जो संरचना होती है वो सबस्ट्रेट के समान इनकी संरचना होती है। एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ में मिलकर ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है, जो इनहिबिटर्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, इनकी संरचना किसके समान होती है, सबस्ट्रेट के समान इनकी संरचना होती है। इस कारण वो सबस्ट्रेट के स्थान पर खुद एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में जुड़ जाते हैं, और जब वो एक्टिव साइट के साथ में जुड़ जाएंगे तो ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा, जबकि एंजाइम EI कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा, इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, इनकी संरचना सबस्ट्रेट के समान होती है, इस कारण वो एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट के स्थान पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यदि कोशिका के अंदर या एंजाइम के आसपास में कोई इनहिबिटर्स प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाकर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर उस इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। इनहिबिटर के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी कंपटीशन में। ठीक है, और एंजाइम एक्टिविटी है वो कम प्रभावित होगी। दूसरे टाइप के जो इनहिबिटर्स है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव या अस्पर्धी। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के, ये क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में नहीं जुड़ते हैं। हमने देखा था कि एंजाइम की जो संरचना होती है उसमें एक्टिव साइट और इसके अलावा भी कोई और दूसरी साइट हो सकती है जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, तो ये एक्टिव साइट है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में न जुड़कर एंजाइम की दूसरे किसी स्थल पर जुड़ते हैं, और जब वो दूसरे स्थल पर जुड़ते हैं तो उनको हम नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं, क्योंकि इनका सबस्ट्रेट के साथ में कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, और ये एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। जब ये इनहिबिटर्स है एंजाइम के साथ में जुड़ जाएंगे तो इनकी एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती है और वो सबस्ट्रेट के साथ में ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहे हम कितनी ही बढ़ा देंगे लेकिन फिर भी उसके हम प्रभाव को नहीं रोक पाते हैं। इसमें हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाकर इसके प्रभाव को नहीं रोका जा सकता है। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ये या मेटल आयंस भी हो सकते हैं, या इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइनाइड। ठीक है, हमने सुना होगा आप लोगों ने भी साइनाइड का नाम। ये क्या काम करता है कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देखिए साइनाइड क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसकी एक्टिविटी को रोक देता है और इस वजह से कोशिका की डेथ हो जाती है, क्योंकि कोशिका वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाता है। जैसे ही साइनाइड है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ में जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का जो फ्लो है वो रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद में ये एंजाइम कार्य नहीं कर पाता है। देखिए एक लास्ट है फीडबैक इनहिबिशन। देखिए फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है कि कोई भी जो एंजाइम रेगुलेटेड जो रिएक्शन होती है उसमें ए सबस्ट्रेट है वो बी में बदलता है और बी है वो फिर सी और सी से डी का निर्माण होता है। इस तरह से एंजाइम है वो कार्य करते हैं। यहाँ पे एंजाइम E1 कार्य कर रहा है, यहाँ पे एंजाइम E2 और यहाँ पे E3। इस तरह से जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती है, वो इस तरह से कोशिका में कार्य करती है। तो
जब डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जो डी प्रोडक्ट है, यदि इसकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे सी की आवश्यकता नहीं होगी, बी की भी नहीं होगी आवश्यकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीधा इस स्टेप में जो शुरुआती फर्स्ट स्टेप होता है उसके लिए एज इनहिबिटर का कार्य करता है। जो एंड प्रोडक्ट होता है, क्या है, जो एंड प्रोडक्ट है वो फर्स्ट एंजाइम के लिए एज ए इनहिबिटर का कार्य करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। और ये कार्य कैसे करेगा, ये कार्य इसी तरीके से करेगा कि जो एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम में कोई अन्य साइट होती है, स्थल होता है, जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंड प्रोडक्ट है उस एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ जाएगा और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को ये रोक देगा। उसके बाद में ये जो रिएक्शन है, चेन है, ये रुक जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो ये भी एक एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाला कारक है। तो आज हमने देखा कि जो एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एंजाइम कंसंट्रेशन खुद अपने आप में एक एक्टिविटी के लिए प्रभावी कारक है। टेम्परेचर है, एंजाइम है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, और इनहिबिटर्स होते हैं जो दो टाइप के हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन करते हैं। जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इसका प्रभाव है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, उसको हम रोक सकते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो इनहिबिटर्स है वो एक्टिव साइट पर न जुड़ के किसी अन्य साइट या स्थल पर जुड़ता है एंजाइम के साथ में। इस वजह से इसके प्रभाव को हम रोक नहीं सकते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। और लास्ट है फीडबैक इनहिबिशन, जिसमें जो चेन ऑफ रिएक्शन होती है उसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो फर्स्ट एंजाइम के लिए एज ए इनहिबिटर का कार्य करता है, और उसकी इस स्टेप को जब ये स्टेप रुक जाएगा तो ये पूरी रिएक्शन है वो रुक जाती है, ठीक है।